वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल मैथ गुरुजी। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री, जो कि मैथमेटिक्स पार्ट 2 का पहला चैप्टर है। और इससे पहले के वीडियोस में हमने आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 और 1.2 बताया है। तो अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर आप वो पूरी लिस्ट देख सकते हैं और उन वीडियो से आप फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3 और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है इसमें थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा है स्टूडेंट। तो ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है ये आपके 9th के पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज आपके 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए और इन कॉन्सेप्ट को जो हम आपको समझा रहे हैं अच्छी तरह समझिए। इस थ्योरेटिकल पार्ट में हम देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट एंड कॉन्वर्स। देखिए जब हम वो कॉन्सेप्ट लेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो कंडीशनल स्टेटमेंट एंड कॉन्वर्स ये देखने वाले हैं। उसके बाद व्हाट आर पोस्टुलेट्स, पोस्टुलेट्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज थ्योरम, थ्योरम क्या होता है। उसके बाद प्रूफ देखेंगे, प्रूफ के बाद डायरेक्ट प्रूफ और उसके बाद इनडायरेक्ट प्रूफ देखने वाले हैं। और उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3 भी सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले कॉन्सेप्ट से। तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड कॉन्वर्स। अब ये क्या होता है देखिए स्टूडेंट, इसका डेफिनेशन क्या है। द स्टेटमेंट विच कैन बी रिटन इन द इफ देन फॉर्म आर कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट। कि ऐसा स्टेटमेंट यानी कि एक सेंटेंस होता है, एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें ये दो वर्ड यूज किए जाते हैं, इफ और देन। द पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट फॉलोइंग इफ इज कॉल्ड द एंटीसीडेंट। यानी कि इफ के बाद वाला जो सेंटेंस होता है, इफ के बाद वाला जो स्टेटमेंट है उसको हम कहेंगे एंटीसीडेंट। तो याद रखिए इसे, इफ के बाद वाला जो पार्ट होता है उसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं। ये वर्ड आप अच्छी तरह याद कीजिए। चलिए अब हम देखते हैं द पार्ट फॉलोइंग देन इज कॉल्ड द कॉन्सिक्वेंट। के देन के बाद वाला जो सेंटेंस होता है उसे हम कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। ये भी वर्ड आप अच्छी तरह याद कर लीजिए कि देन के बाद वाला जो स्टेटमेंट है उसको हम कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंसीडर द स्टेटमेंट। चलिए अब एंटीसीडेंट किसे कहेंगे और कॉन्सिक्वेंट किसे कहेंगे। हम एक स्टेटमेंट ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया है द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। के जो रोम्बस होता है, रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर होते हैं। जैसे कि यहाँ पर अब एक रोम्बस बना लेते हैं। इस रोम्बस का हम नाम दे देंगे ए बी सी एंड डी। तो ये एक रोम्बस है ए बी सी डी। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट, इसके ऑल साइड्स कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब यहाँ पर रोम्बस की तो बात हमने कर ली है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो डायगोनल्स होते हैं, तो ये पहला वाला डायगोनल डीबी है और दूसरा वाला डायगोनल एसी है। तो ये जो डायगोनल्स होते हैं इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ है। तो जब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या, यहाँ पर वो 90 डिग्री बना रहे हैं और उसके बाद परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कि 90 डिग्री बना रहे हैं और उसके अलावा ये एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, यानी कि AO इज इक्वल टू OC और उसी तरह OD इज इक्वल टू OB, यानी कि एक दूसरे को ये बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। तो ये एक स्टेटमेंट दिया गया है स्टूडेंट। अब इसको हम इफ देन के फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि कंडीशनल स्टेटमेंट इसको हम बनाएं। अब इसी स्टेटमेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए इफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस, कि अगर दिया गया क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मतलब फोर साइडेड फिगर रोम्बस है, देन इट डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, कि उसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं एक दूसरे के। तो यानी कि ये इफ और देन फॉर्म के अंदर आ गया है। तो ऐसे स्टेटमेंट को जिसमें इफ और देन यूज किया गया उसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। अब इसके अलावा हमने आपको और कुछ बताया था, जैसे कि जो इफ के बाद वाला पार्ट है द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस, इस पार्ट को हम कहेंगे एंटीसीडेंट। और उसके बाद जो देन के बाद वाला पार्ट है इट्स डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, इसे हम कहेंगे कॉन्सिक्वेंट। तो आपको एंटीसीडेंट भी समझ में आ गया, आपको कॉन्सिक्वेंट भी समझ आ गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला है हमारा कॉन्सेप्ट, इफ द एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट इन ए गिवन कंडीशनल स्टेटमेंट आर इंटरचेंज। इसमें क्या बताया गया कि अगर एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट दोनों को एक दूसरे के साथ इंटरचेंज किया जाए, एक एग्जांपल लेने के बाद आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, तो ऐसे स्टेटमेंट को हम कॉन्वर्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए एक स्टेटमेंट ले लेते हैं। जैसे कंडीशन स्टेटमेंट है इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस
then its diagonals are perpendicular of each other। तो if के बाद वाला जो पार्ट है ये एंटीसीडेंट वाला पार्ट है स्टूडेंट, और then के बाद वाला जो पार्ट है वो कॉन्सिक्वेंट वाला पार्ट है। इसे आप याद रखिए। हमें क्या करना है कि एंटीसीडेंट को कॉन्सिक्वेंट की जगह लाना है और कॉन्सिक्वेंट को एंटीसीडेंट की जगह लेकर जाना है, तो ऐसा स्टेटमेंट कॉन्वर्स कहलाएगा। चलिए इसका हम कॉन्वर्स बनाते हैं। तो इसका कॉन्वर्स हो जाएगा इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर देन इट इज ए रोम्बस। एनिमेशन से आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर आप देखिए अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस, यहाँ पर ये एंटीसीडेंट है, और दूसरे स्टेटमेंट में कॉन्वर्स के अंदर देखिए इट इज अ रोम्बस, ये दूसरे स्टेटमेंट में जो कि कॉन्वर्स है उसमें आकर कॉन्सिक्वेंट बन गया। अब देखिए पहले स्टेटमेंट में जो कॉन्सिक्वेंट था इट्स डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, तो वो दूसरे स्टेटमेंट में आकर वो कॉन्सिक्वेंट बन गया। The diagonal of a quadrilateral are perpendicular bisector of each other। तो ऐसा स्टेटमेंट जिसमें हम क्या करते हैं, एंटीसीडेंट को कॉन्सिक्वेंट की जगह लाते हैं, कॉन्सिक्वेंट को एंटीसीडेंट की जगह लेकर जाते हैं, तो वैसा स्टेटमेंट कॉन्वर्स कहलाता है। होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। इफ ए कंडीशनल स्टेटमेंट इज ट्रू इट्स कॉन्वर्स इज नॉट नेसेसरीली ट्रू, स्टडी द फॉलोइंग। तो पिछले एग्जाम्पल में हमने देखे थे कि एंटीसीडेंट को कॉन्सिक्वेंट की जगह लेकर गए थे और कॉन्सिक्वेंट को एंटीसीडेंट की जगह लेकर आए थे, लेकिन ये हर स्टेटमेंट में ट्रू नहीं होता है। किसी किसी स्टेटमेंट में ये फॉल्स भी हो सकता है कि अगर आप एंटीसीडेंट को कॉन्सिक्वेंट की जगह लाएंगे और कॉन्सिक्वेंट को एंटीसीडेंट की जगह लेकर जाएंगे तो उसका जो कॉन्वर्स रहेगा वो ट्रू होना कोई जरूरी नहीं है। जैसे कि आप नीचे एग्जाम्पल हम देखेंगे, उस एग्जाम्पल में आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है। इफ अ नंबर इज ए प्राइम नंबर देन इट इज इवन और ऑड। तो आपको मालूम है स्टूडेंट प्राइम नंबर किसे कहेंगे, ऐसे नंबर्स जो 1 से डिवाइड होते हैं और वो खुद से यानी कि इटसेल्फ से वो डिवाइड होते हैं, जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है एंड ऑनवर्ड्स। तो ये जो नंबर्स हैं प्राइम नंबर्स हैं। अब प्राइम नंबर्स के सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि 2 है, 2 के सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, तो 1 है और 2 है। 1 is a factor and the number itself a factor। अब इसी तरह 3 को देखिए, 3 के भी 2 ही फैक्टर्स मिलेंगे, 1 and 3। इसके अलावा कोई भी नंबर इसको डिवाइड नहीं करेगा। अगर हम बात करेंगे 7 की, तो 7 के भी आपको 2 ही फैक्टर्स मिलेंगे, 1 and the 7। तो प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, पहला फैक्टर तो 1 होता है और दूसरा फैक्टर द नंबर इटसेल्फ। अब अगर यहाँ पर देखेंगे 8, ये नंबर प्राइम है या नहीं, तो 8 1 से भी डिवाइड होगा स्टूडेंट, 8 2 से भी होगा, 8 4 से भी होगा और 8 8 से भी होगा। तो 8 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर नहीं है। ओके अंडरस्टूड, समझ में आ गया स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कंडीशनल स्टेटमेंट में कॉन्सिक्वेंट को एंटीसीडेंट की जगह लेकर जाना और एंटीसीडेंट को कॉन्सिक्वेंट की जगह लेकर आना। अब इस कंडीशनल स्टेटमेंट में देखिए स्टूडेंट, इफ के बाद वाला जो सेंटेंस है ये एंटीसीडेंट है और देन के बाद वाला जो सेंटेंस है ये कॉन्सिक्वेंट है। तो अगर हम इसका कॉन्वर्स बनाना चाहें तो इसका कॉन्वर्स हम बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। अगर बनाए भी तो क्या वो कॉन्वर्स ट्रू होगा, वो हम देखने वाले हैं। अब जैसे इसका कॉन्वर्स हो जाएगा, इफ अ नंबर इज इवन और ऑड देन इट इज अ प्राइम नंबर, कि अगर कोई नंबर इवन हो या ऑड हो वो प्राइम नंबर ही होता है। तो इफ के बाद वाला पार्ट नंबर इज इवन और ऑड, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये देन के बाद वाला पार्ट था और देन के बाद वाला पार्ट इट इज अ प्राइम नंबर, वो जो था यहाँ पर एंटीसीडेंट में था। तो हमने क्या किया, एंटीसीडेंट को कॉन्सिक्वेंट की जगह लेकर आए, कॉन्सिक्वेंट को एंटीसीडेंट की जगह लेकर आए। अब हम देखेंगे जो कॉन्वर्स वाला पार्ट है वो ट्रू है या नहीं है। तो इससे पहले भी हमने बताया था कि हमेशा ट्रू हो ये कोई जरूरी बात नहीं है, वो फॉल्स भी हो सकता है। तो इस स्टेटमेंट में देखेंगे फॉल्स होता है क्या। इफ अ नंबर इज इवन और ऑड, के कोई नंबर इवन है और ऑड है तो प्राइम ही होगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेता हूँ 9 इज अ ऑड नंबर। ओके स्टूडेंट, अब मुझे बताइए 9 जब ऑड है तो क्या ये प्राइम होना जरूरी है। तो हम देखेंगे इसके कितने फैक्टर्स आते हैं, जैसे 1 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है और 9 से डिवाइड होता है। तो इसका मतलब ये नंबर ऑड है बट इट इज ए नॉट प्राइम नंबर। उसी तरह अगर हम इवन नंबर लेते हैं जैसे कि 12 लेते हैं, तो 12 को हम देखेंगे 1 से डिवाइड होता है, 2 से होता है, 3 से होता है, 4 से होता है, 6 से होता है और 12 से भी होता है। तो ये नंबर इवन है बट इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट का जो कंडीशनल स्टेटमेंट है इसका अगर हम कॉन्वर्स लेते हैं तो कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो हर कंडीशनल स्टेटमेंट का कॉन्वर्स नहीं लिया जा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्रूफ।
अब प्रूफ किसे कहेंगे? प्रूफ पढ़ने से पहले हम देख लेंगे कुछ थ्योरी, जैसे कि हमने पहले भी आपसे कहा था कि ये थ्योरेटिकल पार्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है 9th और 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको अच्छी तरह समझ लिए। तो ये जो थ्योरी है आपके बुक में दे रखी है, वी हैव स्टडीड मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स एंड ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल्स, कि हमने एंगल्स, ट्रायंगल्स और क्वाड्रिलेटरल के कई प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं थ्रू एक्टिविटीज के जरिए भी हमने देखा है। इन दिस स्टैंडर्ड वी आर गोइंग टू लुक एट द सब्जेक्ट ऑफ ज्योमेट्री विद अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ, तो हम ज्योमेट्री को एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाले हैं, विच वॉज ओरिजिनेटेड बाय द ग्रीक मैथमेटिशियन यूक्लिड, जिसको ग्रीक यानी कि यूनान के एक मैथमेटिशियन ने बताया था, जिसका नाम था यूक्लिड हु लिव्ड इन द 3rd century ऑफ क्रिश्चियन एरा। तो ये क्रिश्चियन के जमाने का मैथमेटिशियन है, 3री सदी का। ही गैदर्ड द नॉलेज ऑफ द ज्योमेट्री प्रिवेलिंग एट his time and streamlined it, तो उसने उसके जमाने में जो नॉलेज था ज्योमेट्री का उसको जमा किया और उसको वेल ऑर्गेनाइज किया। He took for granted some self evident geometrical statement, तो उसने क्या किया, कुछ ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट को जमा किया, which were accepted by all, जिससे सब ने माना कि ये करेक्ट है, and called them postulate, उसने postulate का उन्हें नाम दिया। He showed that on the basis of the postulates some more properties can be proved logically, कि उन postulate की मदद से कुछ और ज्योमेट्री की प्रॉपर्टीज को भी हम साबित कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। प्रॉपर्टीज प्रूव्ड लॉजिकली आर कॉल्ड थ्योरम, कैसे प्रॉपर्टीज जिसको हम लॉजिकली तौर पर प्रूव कर सकते हैं तो नाम दिया गया है थ्योरम्स का। आपको 9th स्टैंडर्ड में भी थ्योरम है और आपको 10th स्टैंडर्ड में भी बहुत सारे थ्योरम्स आने वाले हैं, तो थ्योरम आपके समझ में आ गया। चलिए अब देखिए प्रूफ क्या होता है। जब किसी थ्योरम को हम प्रूव करते हैं तो वो प्रूव करने में जो प्रॉपर्टीज यूज करते हैं उसको आप प्रूफ के अंदर लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है व्हेन वी आर गोइंग टू प्रूव दैट अ कंडीशनल स्टेटमेंट is true, its antecedent is called given part and the consequent is called the part to be proved, कि अगर कोई कंडीशनल स्टेटमेंट है, कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब जिसमें if और then का यूज किया गया है, तो if के बाद वाला जो पार्ट रहेगा यानी कि जो एंटीसीडेंट रहेगा वो गिवन पार्ट में लिखा जाएगा और जो कॉन्सिक्वेंट रहेगा then के बाद वाला पार्ट रहेगा उसको हमें प्रूफ के अंदर प्रूव करना पड़ेगा। ये कंडीशनल स्टेटमेंट है स्टूडेंट। इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस, कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है रोम्बस है, देन इट्स डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। तो सब में पहले जो गिवन पार्ट है, तो गिवन पार्ट के अंदर हम एंटीसीडेंट वाला पार्ट ले लेंगे और क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस, तो ये गिवन पार्ट में आ जाएगा। और जब हम इसका प्रूफ लिखेंगे तो प्रूफ के अंदर हमें प्रूफ करना पड़ेगा, क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि जो कॉन्सिक्वेंट वाला पार्ट है इट्स डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, ये हमें प्रूव करना पड़ेगा कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, उसे हम प्रूफ के अंदर प्रूफ करते हैं। ओके, समझ में आ गया। तो एंटीसीडेंट वाला पार्ट गिवन में आ जाएगा और जो कॉन्सिक्वेंट वाला पार्ट है वो प्रूफ के अंदर आ जाएगा। होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। अब हम आगे बढ़ेंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रूफ। देखिए 2 टाइप के प्रूफ होते हैं। सब में पहला होता है डायरेक्ट प्रूफ एंड द नेक्स्ट वन इज इनडायरेक्ट प्रूफ। तो डायरेक्ट प्रूफ को भी हम एग्जाम्पल से समझेंगे और इनडायरेक्ट प्रूफ को भी एग्जाम्पल से समझेंगे। तो सब में पहले हम डायरेक्ट प्रूफ को देखते हैं। तो डायरेक्ट प्रूफ क्या होता है कि इसमें आपको डायरेक्टली प्रूव करना पड़ता है। अब जैसे कि यहाँ पर थ्योरम है, द अपोजिट एंगल्स फॉर्म्ड बाय 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस आर ऑफ इक्वल मेजर्स, कि अगर 2 लाइन है और दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका मेजरमेंट इक्वल होता है। अब जैसे कि यहाँ पर एक लाइन ले लिए, इस लाइन को हम नाम देंगे ए बी। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पॉइंट ए और यहाँ पर मैं लिखूंगा पॉइंट बी। ओके स्टूडेंट, अब एक दूसरी इंटरसेक्टिंग लाइन हम बनाते हैं जो ए बी को इंटरसेक्ट कर रही है और इसको हम नाम देंगे लाइन सी डी। तो ये लाइन ए बी है, लाइन सी डी है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सपोज वो पॉइंट ओ के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब थ्योरम में क्या दिया गया है कि अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इनके अपोजिट एंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर एक एंगल है AOC का अपोजिट एंगल है BOD, तो ये AOC और BOD एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। और इसी तरह AOD ये वाला एंगल और ये कॉन्ग्रुएंट रहेगा किसके, COB के, इस वाले एंगल के ये कॉन्ग्रुएंट रहने वाला, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सब में पहले गिवन वाला पार्ट हम लिखेंगे। तो कोई भी थ्योरम जब आप प्रूव करते हैं तो आपको कुछ चीजें लिखना पड़ता है, जैसे कि आपको सब में पहले फिगर बनाना जरूरी है, फिगर के मार्क्स होते हैं। अगर आप पूरा थ्योरम लिखते हैं लेकिन फिगर नहीं बनाते हैं तो आपको एक भी मार्क नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज
ड्रॉ द फिगर, फिगर हम बना लेंगे, फिगर के आपको मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे गिवन, और ये गिवन वाला जो पार्ट है फिगर में से देख के ही लिख सकते हैं आप। और उसके बाद नेक्स्ट है टू प्रूव, आपको क्या प्रूव करना है वो हम लिखेंगे। प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है AOC इज इक्वल टू BOD एंड AOD इज इक्वल टू COB, ये हमें प्रूव करना है। उसके बाद जो लास्ट थिंग होती है वो होती है प्रूफ। आप इसको किस तरह प्रूव करेंगे उसके स्टेप इसमें लिखने पड़ते हैं। तो सब में पहले गिवन वाला पार्ट हम देख लेंगे। गिवन वाले पार्ट में दे रखा है लाइन AB एंड लाइन CD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, तो ये AB और CD पर एक दूसरे को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं सच दैट A-O-B यानी कि AOB ये कोलिनियर है। देखिए ये स्टेटमेंट समझिए स्टूडेंट, A-O-B का मतलब होता है ये कोलिनियर यानी कि एक ही लाइन के ऊपर मौजूद है। उसी तरह दूसरा हमने लिख दिए हैं C-O-D मतलब C, O और D ये भी एक ही लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। दिस इज द गिवन पार्ट। अब हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, तो हमें प्रूव क्या करना है स्टूडेंट, आपको प्रूव करना है कि एंगल AOC ये कॉन्ग्रुएंट है यानी कि इक्वल है एंगल BOD के। और इसी तरह आपको जो नेक्स्ट थिंग प्रूव करना है AOD ये कॉन्ग्रुएंट है इसके एंगल BOC बोलो या COB बोलो। ओके, तो ये आपको प्रूफ करना है। तो अब हम इसका प्रूफ लिखेंगे। अब हम प्रूफ के अंदर लिखेंगे, देखिए स्टूडेंट सब में पहले मैं स्टेप लिख देता हूँ। एंगल AOC आप फिगर के ऊपर ध्यान दीजिए प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ऐसा हमने क्यों लिखा, देखिए ये C-O-D है और यहाँ पर इस लाइन के ऊपर दो एंगल बन रहे हैं। सब में पहले AOC बन रहा है और दूसरा बन रहा है AOD। तो आपको मालूम है लाइन का मेजरमेंट 180 डिग्री होता है। तो ये एंगल और ये एंगल ये लीनियर पेयर एंगल है स्टूडेंट, और इनका अगर हम सम करते हैं तो 180 डिग्री होता है। तो इसका रेफरेंस लिखना ना भूलें, आपको लिखना पड़ेगा लीनियर पेयर एंगल्स। ये रेफरेंसेस के भी आपको मार्क्स रहते हैं। तो ये आपके समझ में आ गया कि AOC और AOD ये लीनियर पेयर एंगल्स हैं। अब उसी तरह देखिए स्टूडेंट एंगल AOD प्लस एंगल BOD इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए यहाँ पर ये वाला एंगल AOC और BOD ये भी एक ही लाइन पर बन रहा है, लाइन AB पर बन रहा है, मतलब ये लीनियर पेयर एंगल है और इनका भी सम 180 डिग्री होता है। इसको भी हम लीनियर पेयर एंगल कहेंगे, लीनियर पेयर एंगल्स। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे और इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम। अब ऑब्जर्व इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 के अंदर देखिए AOC प्लस AOD किसके बराबर है, 180 के बराबर है। और इसी तरह AOD प्लस BOD ये किसके बराबर है, 180 के बराबर है। यानी कि इनमें जो राइट हैंड साइड है 180 180 दोनों इक्वल है, तो इस वजह से लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। तो आप लिखेंगे एंगल AOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल AOD प्लस एंगल BOD। ओके, क्लियर है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आप क्या करेंगे, ये जो AOD और यहाँ पर AOD है दोनों भी प्लस के हैं, तो आप इसको डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं। या फिर आप AOD को इक्वल टू साइन के राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो ये प्लस AOD माइनस AOD हो जाएगा, तो ये प्लस AOD माइनस AOD कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट कट कर सकते हैं, AOD यहाँ पर भी है AOD यहाँ पर भी है, तो AOD कैंसिल। अब क्या बच गया, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। अब देखिए स्टूडेंट यही तो आपको प्रूव करना था कि एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। तो अब इसी तरह सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल AOD कॉन्ग्रुएंट है एंगल BOC। तो आप इसको प्रूव नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट लिख देंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BOC। तो पूरा प्रूव करते बैठने की जरूरत नहीं है, तो आप सिर्फ ये पहला वाला आप प्रूव कर देना AOC इज इक्वल टू BOD, और बाद में आप लिख लेंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल AOD कॉन्ग्रुएंट है एंगल BOC। तो ये जो प्रूफ है इसको हम कहते हैं डायरेक्ट प्रूफ। अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हम स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, जैसे कि हमने वीडियो के शुरुआत में ही आपको बताया था कि सेक्शन में थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा ज्यादा है, ध्यान से समझिए। तो सब में पहले हमने देखे कंडीशनल स्टेटमेंट एंड कॉन्वर्स, उसके बाद व्हाट और पोस्टुलेट्स, फिर हमने देखा व्हाट इज थ्योरम, फिर उसके बाद हमने देखा प्रूफ, और प्रूफ के अंदर हमने अभी आपको बताया डायरेक्ट। क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है इस वजह से इसके बाद वाला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में लेने वाले हैं। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम देखने वाले हैं इनडायरेक्ट प्रूफ। इनडायरेक्ट प्रूफ पर एक थ्योरम हम देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3। तो हमारे अगले वीडियो को आप मिस मत कीजिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं, और आपकी कुछ डिफिकल्टीज हैं तो वो भी हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। हम आपके तमाम कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे तमाम स्टूडेंट को इन वीडियो से फायदा हो रहा होगा। तो आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए ताकि हमें और मोटिवेशन मिले और ज्यादा वीडियोस बनाने के लिए।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमारे वीडियोस को आप दूसरे स्टूडेंट तक या आपके दूसरे दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।